नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने साइंस की जो क्लास चल रही थी उसमें 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। जो चैप्टर है, हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमने सीख लिया। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख गए हैं। मैंने उस दिन क्लास में छोड़ा था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। तो हमने भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, इसके बारे में उस क्लास में सीख लिया था कि ठोस होता है उसके लिए एस लिखते हैं सॉलिड से, अगर वो द्रव है तो लिक्विड लिखते हैं, गैस है तो जी लिखते हैं, जलीय अगर विलयन है तो उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन AQ का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया। और साथ ही एक चीज़ बताई कि भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत है, ये जब तक आवश्यक नहीं होता है तब तक इनको हम छोड़ सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारी समीकरण जो है सही मानी जाएगी। हमें केवल समीकरण को संतुलित जरूर कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि रसायन विज्ञान में संतुलित रासायनिक समीकरण ही हमें सही जानकारी प्रदान करती है। तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे कि ये कह रहा है कि भाई कभी कभी, यहाँ से हमारा आज का लेसन शुरू होगा। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, ठीक है ना, दाब और उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया की परिस्थितियाँ हैं, ये कंडीशंस है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो उच्च ताप पर होती है, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए। किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को लो टेम्परेचर चाहिए, और कोई रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हमारे सामान्य टेम्परेचर पर, कमरे के ताप के ऊपर ही हो जाती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप का महत्व है, ठीक है ना। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जो उच्च ताप पर संपन्न होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया निम्न ताप पर होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमारे कमरे के ताप पर ही हो जाती है। दाब देखिए, प्रेशर, ठीक है ना, दाब का भी रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्व है, ठीक है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया उसी प्रकार से, जैसे टेम्परेचर के बारे में हमने कथन किया, उसी प्रकार से हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उच्च दाब पर संपन्न होती हैं, ठीक है ना, तीव्रता से। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए लो प्रेशर चाहिए, निम्न दाब चाहिए, और किसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कोई दाब की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, उसी के ऊपर वो संपन्न हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये खत्म होने के बाद तीसरी बात है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटलिस्ट है ना, उत्प्रेरक क्या होता है? वे पदार्थ, ठीक है। उत्प्रेरक की डेफिनेशन में यहाँ बता रहा हूँ। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ठीक है ना, किसको? रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वेग को हम कह सकते हैं उनकी गति, संपन्न होने की जो गति होती है, वेग को परिवर्तित कर दे। क्या कर दे? वेग को, मैं यह लिख रहा हूँ, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। अब परिवर्तित करने का अर्थ या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, ठीक है, और वेग को कम ज़्यादा करने के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। जब ये आएगा उस समय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक, ये तीनों ही जो है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, उसके लिए कंडीशंस हैं। तो अब ये तीनों कंडीशंस होती है, तो इनको रासायनिक अभिक्रिया में कहाँ लिखा जाता है? भाई कहाँ लिखते हैं इनको लिखते हैं तीर के निशान के ऊपर या नीचे। या तो इनको ऊपर लिख दो या नीचे लिखते हैं। समझ में आया ना? तीर के निशान के ऊपर या नीचे रासायनिक अभिक्रिया की जो परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। शायद आप समझ गए हैं। आप देखिए इन समीकरणों को देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण में लिखा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर जी यानी कि गैस है इसलिए जी लिखा हुआ है। इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जा रही है। ये भी हाइड्रोजन भी गैस है इसलिए जी लिखा हुआ। तो इससे बन रहा है CH3OH, ठीक है ना।
इसे कहते हैं मैथिल एल्कोहल, ठीक है ना, मैथिल एल्कोहल, या इसका IUPAC जो नाम है वो है मैथेनेल। इसका एक सामान्य नाम है कास्ट स्प्रीट। देखो 3 नाम बता दिए मैंने, मैथिल एल्कोहल भी कहते हैं, IUPAC नाम है मैथेनेल, क्या है लिख देता हूँ मैं, मैथेनेल है। इसका एक सामान्य नाम है कास्ट स्प्रीट, क्या है, कास्ट स्प्रीट, क्या है, कास्ट स्प्रीट। मैं यहाँ लिख दूँ कास्ट स्प्रीट है ना, देखो इसका एक सामान्य नाम है कास्ट स्प्रीट। ये जहरीला होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसके ऊपर जो तीर का निशान यहाँ पर, ये इसके ऊपर देखो आप 340 ATM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 340 ATM। आप ATM में वो ATM मत समझना जो पैसे निकालने की मशीन होती है, ठीक है ना, वो ATM अलग होता है। यहाँ पर ATM की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर, क्या होती है, एटमॉस्फियर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, हिंदी में क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब। ATM का अर्थ समझ गए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है। ATM की फुल फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर प्रेशर, हिंदी अर्थ होता है वायुमंडलीय दाब। यानी कि अपने शब्दों में हम कहें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ 340 वायुमंडलीय दाब के ऊपर ये क्रिया करके मैथेनेल का निर्माण करते हैं, मेथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ से 340 ATM को हटा लेंगे तो इनकी क्रिया रुक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दाब का बड़ा महत्व है। दाब को कहाँ लिखा गया, तीर के निशान के ऊपर, समझ गए आप। उसके बाद देखिए अगली रासायनिक समीकरण देखिए ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये रासायनिक समीकरण आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए किसकी है, प्रकाश संश्लेषण वाली। कौन सी है ये, प्रकाश संश्लेषण वाली रासायनिक समीकरण है। अब आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं है। भाई पेड़ पौधे की हरी पत्तियों में होती है ना, तो हरी पत्तियों में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में होती है, इसलिए इसका नाम क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो ये भौतिक परिस्थितियाँ है कि नहीं है बार वाली, प्रकाश और ये जो हरित लवा के क्लोरोफिल होता है, तो इनके बगैर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो इनको कहाँ लिखा गया, तीर के निशान के ऊपर। और प्रकाश संश्लेषण वाली रासायनिक समीकरण आप पक्की याद कर लीजिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में रोचक तथ्य आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ कौन कौन होते हैं, CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। देखो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक में, ठीक है ना, में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये मैंने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपको बता दी है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस का निर्माण होता है, O2 का, ऑक्सीजन गैस का। समझ में आया ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, CO2 और H2O। समझ में आ गया ना, ये कच्चे पदार्थ है, ठीक है ना, ये कच्चे पदार्थ है, हमारे सिलेबस में है ये, ठीक है ना, परिभाषा वगैरह, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं, ये तीनों लिख सकते हैं। देखो C6H12O6, C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसी के ऑक्सीकरण हमारे शरीर में होता है, ठीक है ना, श्वसन अभिक्रिया में, साथ ही ऑक्सीजन गैस बन रही है। इस समीकरणों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, बैलेंस की हुई है, ठीक है ना। बैलेंस करने का तरीका भी, यदि आप CO2 पहले लिखते हो उसके बाद जल लिखते हो, अगर CO2 पहले सेकंड पे आप यहाँ पर अभिकारकों में जल लिखते हो, ग्लूकोज,
ठीक है, ऑक्सीजन और जल लिखते हो तो आप इसको समीकरण को याद कर सकते हैं। केवल ग्लूकोज में कोई अंक नहीं है, ठीक है ना, गुणांक नहीं है, इसलिए आप 6 12 6 6 से याद कर सकते हो, ठीक है ना। और बैलेंस करने का तरीका CO2 के 6 लगेंगे, ठीक है ना, जल के 12 लगेंगे, ग्लूकोज को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के 6 लगेंगे, जल के इधर 6 लगेंगे, तो 6 12 6 6 6 12 6 6 आप इस प्रकार समीकरण को डायरेक्ट संतुलित याद कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये भौतिक परिस्थिति आपको ताप दाब वगैरह सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना। ये है रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियाँ। तो अब आप अपन कंप्लीटली रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सीख गए हैं। अगर तीर के निशान के ऊपर इस प्रकार से लिखे हुए हैं तो इनका अर्थ है कि ये इनकी उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप है, अगर टेम्परेचर आता है, यहाँ पर देखो ताप की बात नहीं हुई है, उत्प्रेरक की बात अभी तक नहीं हुई है। अगर जैसे ताप आता, टेम्परेचर आता, तो यहाँ लिखा होता जैसे कि 300 के का अर्थ होता है केल्विन। आप जानते हो जो तापमान होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक अगर होता कोई, जैसे कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर एक मोलिब्डेनम, ठीक है, उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, आयरन काम में लिया जाता है, तो वो यहाँ एम और एफ इस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है, ये पाठ समाप्त हो जाने के बाद हम इनको अच्छी तरह से हल करेंगे। इनके उत्तर मैं आपको लिख करके लाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। आपके इस पाठ में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, सबसे पहले उन रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया आपके संयोजन है, ठीक है। देखो हिंदी भी पढ़ते रहो आप साथ साथ में, शब्द का अर्थ समझो। संयोजन, सम प्लस योजन, देखो सम उपसर्ग है कि नहीं है, योजन, ठीक है ना। योजन का अर्थ होता है जोड़ना, योग करना, जोड़ना या योग करना, समान रूप से पदार्थों को जोड़ना या योग करना, समयोजन, ठीक है ना। संयोजन, एडिशन, रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया के और अन्य नाम, ठीक है, जो भी आपको याद रखने। संयोजन को ही हम योगात्मक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। अरे भाई योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। संयोजन करो चाहे योग करो, योग प्लस आत्म, योगात्मक अभिक्रिया। इसी को ही हम अन्य एक नाम और बता रहा हूँ, संकलन अभिक्रिया कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। संकलन, तो देखो मैंने कितने नाम बताए, संयोजन तो लिखा हुआ, योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं या इन्हें संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इन्हें क्या कह सकते हैं अपन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन, समझ में आ गया ना। योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। उससे पहले इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। संयोजन, वियोजन, ठीक है ना। यहाँ पर हम और भी पढ़ेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी और अवक्षेपण अभिक्रिया, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी को मैं एक एक अलग अलग पढ़ाऊँगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है भैया, एक तत्व का परमाणु दूसरे, देखो रासायनिक अभिक्रिया के समय आप एक चीज़ याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। अपन छोटी चीज़ को कभी कभार हम क्या कर देते हैं, स्लिप कर देते हैं, ओ चलो ये तो परीक्षा में नहीं आएगी, परंतु 1 नंबर में पूछ ली जाती है, और फिर हम इधर उधर देखते हैं परीक्षा में, उसका मुँह देखते हैं, क्या तेरे को आ रहा है क्या, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ से सीख लो, रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। कहने का अर्थ कार्बन क्या नाइट्रोजन में बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कर देते हो, डायरेक्टली आप यहाँ आ जाते हो, ठीक है ना। पहली बात यानी कि कहने का अर्थ कार्बन नाइट्रोजन में नहीं बदलेगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, ठीक है ना। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ठीक है, पहला नोट। दूसरा जो नोट है,
ठीक है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर हो जाता और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, दूसरा नोट बता रहा हूँ मैं, उस समय न तो कोई जो पदार्थ होता है बाहर से अंदर आता है और न ही अंदर से बाहर हो जाता है। यानी कि मिश्रण से वो न तो बाहर होता है और न ही, ठीक है, नहीं कोई परमाणु मिश्रण से बाहर होता और नहीं बाहर से मिश्रण में कोई पदार्थ आता है। ठीक है ना। अब यानी कि फिर भी अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो अभिक्रिया के संपन्न होने का कारण है, यानी कि जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, इन दोनों की अभिक्रिया उचित परिस्थितियों में करवा दी या कोई दूसरी अभिक्रिया, तो इससे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो अब ये जल कैसे बना, ठीक है ना भाई, H2 और ये तो अलग अलग पदार्थ थे, हाइड्रोजन अलग पदार्थ था, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, अलग गैस है, इनसे मिलकर के जल बन गया एक अलग ही गुण वाला। ठीक है, जिनसे ये तो गैसीय अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में आ गया, तो एक अलग ही रासायनिक गुण वाला नया पदार्थ बन गया, जनरेट हो गया। इसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में, ठीक है ना, नए बंध बने। क्या बने, यहाँ पर नए बंध बने। ठीक है ना, नए बंध बने तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का आशय यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों के, रासायनिक अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के बीच में जो पदार्थों के परमाणु जो होते हैं ना, पदार्थों के परमाणु में या तो बंध टूटते हैं, या तो बंध, अगली स्लाइड पे ले रहा हूं मैं, या तो बंध टूटते हैं, ठीक है ना, या नए बंध बनते हैं। परमाणु के मध्य या तो बंध टूटते हैं या नए बंध बनते हैं, जिसके कारण बंधों के टूटने व नए बनने के कारण नए नए पदार्थों का निर्माण होता है या उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती है। तो इसका उत्तर यह है कि पदार्थों के जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के आपसी जो बंध होते हैं, ठीक है ना, आबंध होते हैं, वो टूटते हैं या नए बंध बनते हैं। इस कारण से अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उत्पाद बनते हैं और अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो यहाँ से कितने, देखो इस पैराग्राफ से मैंने कितने इंपॉर्टेंट चीज नोट निकाल दिए, 3 नोट निकाल दिए। पहला नोट क्या है कि एक परमाणु जो होता है कभी अन्य परमाणु में नहीं बदलता है, यानी कि जैसे कार्बन है तो नाइट्रोजन में नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरा नोट क्या है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से कोई परमाणु मिश्रण में आता है। यहाँ से देखो, यहाँ जैसे कार्बन है तो ये कार्बन इस मिश्रण से न तो बाहर जाएगा और न ही कोई बाहर से अंश के अंदर आएगा। जो भी हमने पदार्थ ले लिए उन्हीं के बीच में यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट नोट अभी हमने निकाला है कि पदार्थों के परमाणु के या तो बंध टूटते हैं या नए बंध बनते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। ठीक है, ये 3 नोट हो गए। अब हम आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, और इसके विभिन्न नाम मैंने आपको पहले बता दिए। देखो अब संयोजन को समझो। संयोजन अभिक्रिया की सबसे पहले परिभाषा समझो। आप क्या समझो, परिभाषा। अब परिभाषा क्या होती है, संयोजन, देखो नाम से परिभाषा बनूंगा, रटना नहीं है। मैं साइंस में रटने के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं याद कराने के भी खिलाफ हूँ। इनमें दोनों चीज़ के आप सर हम तो याद करते हैं, आप इसके खिलाफ कैसे हो। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, रटना तो सबसे मैं घटिया मानता हूँ, याद करने को भी मैं घटिया मानता हूँ, सबसे घटिया, सामान्य घटिया। ठीक है ना, क्यों, याद करने का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को सोचे समझे बिना जैसी की जैसी है उसको आप उसी रूप में स्वीकार कर रहे हो, उसके ऊपर आप विचार नहीं कर रहे हो, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, सर ने कह दिया इनको
पढ़ के आना है। आपने पढ़ लिया और सर के सामने उगेल दिया, परीक्षा में उगेल दिया, एग्ज़ाम में लिख दिया, उसके बाद माइंड से स्लिप हो गया। ऐसा आप माइंड से स्लिप करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो भविष्य में नौकरी कैसे लगोगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार के बारीक प्रश्न वो निकाल करके देते समय तो 10वीं पास हो के आ गया। 10वीं मैंने 70% बना लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आजकल 90% वालों के नंबर नहीं हैं, ठीक है ना, 90% वालों के भी नंबर नहीं हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सोच लेना है आपको किस प्रकार की स्टडी चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार की यदि आपको गुणवत्ता युक्त पढ़ाई चाहिए, गुणवत्ता युक्त पढ़ाई चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास चमक वमक नहीं है, ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। मैं इसी प्रकार से, ठीक है ना, आपको पढ़ूंगा कुछ समय तक, फिर हम एक सामान्य वाइट बोर्ड लाएंगे, उसके माध्यम से आपकी क्लासें लगाई जाएगी। गुणवत्ता युक्त इसी प्रकार की बारीक चीज़ें चाहिए आपको तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमेशा वीडियो आप देखना। मैं, ठीक है, हमेशा एक वीडियो, ठीक है, आवश्यकता पड़ी तो 2 वीडियो भी मैं अपलोड एक सब्जेक्ट के करूँगा। इसलिए ये काम आप कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए नाम से कैसे परिभाषा बनानी है संयोजन में, ठीक है। अब देखो संयोजन में नाम से कैसे परिभाषा बनेगी, नाम से ही बनेगी, ठीक है ना, रटने की आवश्यकता नहीं है। योगा संयोजन में सुनना, 2 या 2 से अधिक, कहाँ से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, कौन, अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके, 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आपके लिए मैं नोट्स बना के लाया हूँ, ठीक है, आप उन नोट्स को देखिए, मैं आपके लिए नोट्स चला रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके नोट्स है जो मैंने बनाए हैं ताकि संयोजन अभिक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रियाओं के जो विभिन्न प्रकार के नाम है, अलग अलग नाम है, मैंने वो लिख रखे। संयोजन अभिक्रिया का योगात्मक, संकलन, एडिशन। परिभाषा देखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे पहला उदाहरण आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो CaO, क्या है ये, CaO, मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ CaO। CaO का अर्थ होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया देखो जल के साथ करवाई जा रही, H2O के साथ, तो ये दो अभिकारक हो गए। अब दोनों अभिकारक आपस में योग करेंगे, इनका संयोजन होगा, ठीक है ना, नाम ही संयोजन अभिक्रिया है तो इनका संयोजन होगा। तो इससे बनेगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब आप इनके और देखो नाम बता रहा हूँ मैं, आप ये आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड रासायनिक नाम हो गया, प्लस H2O जल हो गया, इससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने सूत्र बता दिया। तो यहाँ पर देखो 2 अभिकारक है कि नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण इन्होंने किया कि नहीं किया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, आपके संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। परिभाषा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या योगात्मक को, संकलन को एडिशन अभिक्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है। अब देखो CaO को हम, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसका एक सामान्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना, CaO का सामान्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा H2O जल,
तो आप सभी जानते हो पानी या जल, परंतु इसका रासायनिक नाम क्या, देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जल का रासायनिक नाम, ठीक है ना। तीसरा है CaOH का होल 2, ये क्षार है कि नहीं एक प्रकार का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम क्या है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसको बुझाएंगे, जल डालेंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य संयोजन अभिक्रिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन कराओ तो क्या बन जाएगा, CO2। तो यहाँ पर देखो दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तीसरा उदाहरण H2+O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के किसका निर्माण कर लेती है, जल का। यहाँ पर देखो दो अभिकारक है कि नहीं है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, इधर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको अब देखो डायरेक्ट मैं बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। इधर H2+O2, अब देखो अपने हीट एंड ट्रायल मेथड सीख लिया, अब देखो डायरेक्ट कैसे अपन संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन बैलेंस है, H2 इधर भी है, H2 इधर भी है, परंतु ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 2 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर 1 परमाणु है, तो एक को आप क्या करोगे, 2 बनाओगे। तो मैंने क्या कहा कि इस सूत्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसके आगे गुणांक लगाएंगे। तो 1 को 2 बनाने के लिए 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 2 आगे लगे हैं ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 जो है ये गुणांक है। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए भी होते हैं, ये ऑक्सीजन परमाणु के लिए भी होते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने बन गए, 2 को 2 से गुणा करो तो 2 × 2 यानी कि 4 हो गए। हाइड्रोजन के कितने बन गए, 4। 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन का रेशो बिगड़ गया। हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 ही है, तो 2 को यहाँ पर भी 4 बनाने पड़ेंगे। तो 2 को कितने से गुणा किया जाएगा कि वो 4 आ जाए एक ही बार में, तो 2 को 2 से गुणा करो तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के भी 4 बने कि ना बने, इधर भी हाइड्रोजन के 4 है कि ना है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। थी अभिक्रिया संतुलित हुई कि ना हुई। इस प्रकार से हम डायरेक्ट अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड दे तो चरण लगाएंगे, फर्स्ट चरण में ये करते हैं, सेकंड में ये करते हैं, थर्ड में ये करते हैं, इस प्रकार से आपको पूरे चरण में समझाना होता है, ठीक है ना। तो जल, ठीक है ना, जल वाली अभिक्रिया कौन सी हो गई, जल के निर्माण वाली, यहाँ लिखी हुई देखो संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है S+O2 = SO2। S सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिए उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से छठा उदाहरण देखो, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस के साथ करवाई जाती है तो NH3 नाम का उत्पाद बनता है। NH3 का नाम होता है मेरे विद्यार्थियों अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। अमोनियम अलग है, ये अमोनिया NH3 है, ठीक है ना। अमोनिया का निर्माण हेबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, उद्योगों में। कहाँ, उद्योगों में, ठीक है ना, हेबर प्रक्रम। इसी प्रकार से देखो एक अभिक्रिया 7वीं C+H2, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CH4 मेथेन बनेगा। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण थे और परिभाषा थी, समझ में आ गया। रासायनिक नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी आबंध टूटते हैं और जुड़ते हैं, इसलिए नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। ये संयोजन अभिक्रिया थी, ठीक है ना। इसके अंदर और भी वो जैसे बाइंडिंग करके ऐसे बता रखा है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा हट करके हैं, ठीक है। तो अगर आपके परीक्षा में जैसे प्रश्न आता है, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, देखो प्रश्न किस प्रकार से आपके आता है,
जैसे पहला प्रश्न हम बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आते हैं संयोजन, तो कैसे प्रश्न पूछता है मैं समझा रहा हूँ अभी। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाओ। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा समझाओ। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, ठीक है ना। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड, पहले तो आप समीकरण लिखना, देखो उदाहरण से समझाओ तो समझाना है, समीकरण लिख के नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल 2। अब इनके रासायनिक नाम भी इनके आप नीचे लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ समझा रखा ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और इसके डायरेक्ट इनके नीचे भी लिख सकते हैं। फिर आप थ्योरी में क्या लिखोगे, क्योंकि ये कह रहा है समझाने के लिए कह रहा है, तो आप थ्योरी में जो समझाएंगे वो क्या कैसे समझाएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक एकल उत्पाद बनता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक है जो आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अतः उपर्युक्त अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रश्न आपके 3 नंबर तक का हो सकता है। ये तो सिंपल है। बच्चे क्या करते हैं, परिभाषा लिखी, ये उदाहरण लिखा और जय सिया राम, इनके रासायनिक नाम भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर आप कहते हो सर मैंने तो सब कुछ लिख दिया, हमें तो बराबर नंबर चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर नंबर के लिए बराबर काम करना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। काम कम करें, नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, जितना काम उतना दाम। उसके बाद देखो टेढ़े प्रश्न और कैसे बनते हैं, वो आपको क्या करता है, जैसे इसी अभिक्रिया की हम बात करते हैं, वो आपको क्या करेगा, यहाँ x लिख देगा। वो देखो हाँ, प्रश्न कैसे बनाएगा, प्रश्न नंबर 2 में वो क्या करेगा कि जैसे CaO लिख दिया, ठीक है ना, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल 2, ऐसे लिख दिया। अब आपसे पूछेगा इस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए कि उपर्युक्त अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, और क्या कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको प्रकार बताना है, तो आप देखते ही पता चल जाएगा। दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा तरीका ये हो गया प्रश्न पूछने का। एक प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। तीसरा जो तरीका है ना वो वेरी इम्पोर्टेंट है। वो क्या करेगा, आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू CaOH का होल 2 लिख देगा, ऐसे लिख देगा। ठीक है ना। अब आपसे वो कहेगा कि x व y के अणुसूत्र लिखिए। x व y के क्या लिखिए आप, अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, और इनके रासायनिक नाम लिखिए। अणुसूत्र लिखिए और रासायनिक नाम लिखिए x और y के। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ आपके, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि दो अभिकारक है, एकल उत्पाद बन रहा था। ये संयोजन अभिक्रिया से पूछा है, संयोजन अभिक्रिया का टॉपिक दिमाग में लाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि सर ने हमें ऑनलाइन पहले उदाहरण यही बताया था। तो x के स्थान पर आप देखो, बच्चे क्या करते हैं, सर x के स्थान पर क्या हम डायरेक्ट CaO नहीं लिखा, सर मैंने तो इसकी जगह जल लिख दिया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्रम नहीं पूछ रहा, x और y में आप पहले या तो CaO लिख दो या H2O लिख दो। यदि आप CaO लिखोगे तो y के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। यदि आप x के ऊपर जल लिख दिया तो y के ऊपर आपकी क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो अब आपने जैसे ये x के ऊपर CaO बराबर x लिख दिया तो ये तो इसका अणुसूत्र हो गया, और रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार से y में आपने H2O लिखा। अब बच्चे क्या करेंगे, वो पूछ रहा रासायनिक नाम लिखिए। हम क्या करते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है H2O तो जल, फटाफट जल। अरे भाई वो सामान्य नाम नहीं पूछ रहा है, तो सामान्य जनरल नाम है। ठीक है ना, वो हमें रासायनिक नाम पूछ रहा है तो हमें क्या देना है, रासायनिक नाम देना है। अब रासायनिक नाम क्या इसका,
हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ हम आधा नंबर कटवा बैठते हैं, ठीक है ना, आधा नंबर ऐसे कट जाता है। एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है और हम लिख क्या रहे हैं। एक एक शब्द की, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तभी पूरे में से पूरे आते हैं। समझ में आया ना। ये तरीका एक्स और वाई की पूर्ति करवाएगा, अणुसूत्र लिखवाएगा, रासायनिक नाम लिखवाएगा, या वो सामान्य नाम भी लिखवा सकता। अगर इनके सामान्य नाम दे दे, बिना बुझा हुआ चुना और जल, बिना बुझा हुआ चुना जल, ठीक है, इसका सामान्य नाम बुझा हुआ चुना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से। हाँ, चौथा तरीका, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित चौथा तरीका है प्रश्न पूछने का। वो आपसे अभिक्रियाओं को क्या करवाएगा, संतुलित करवाएगा। क्या करवाएगा, संतुलित करवाएगा। वो क्या देगा आपको, असंतुलित अभिक्रिया देगा, फिर आपको से संतुलित करवाएगा। तो संतुलित जो अभिक्रिया करने की हम अलग से और प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर जो करेंगे ना, इनके प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न, उनमें ऐसा प्रश्न है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई ये प्रश्न वाली बीमारी एक साथ रखेंगे, ताकि उनको एक साथ निपटाते जाएंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। संयोजन अभिक्रिया मैंने कंप्लीटली समझाई है, जो किताब में लिखी हुई है उससे भी ज़्यादा। और आपके इसमें कुछ वो ऊष्माक्षेपी के बारे में और वो बाइंडिंग करके और बता रखा है, वो मैं इसके बाद में अगले वाले वीडियो में उसको अच्छी तरह समझूंगा, फिर व्यूजन पे चलूँगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सर हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, ये लगा, वो लगा, जो भी आपको फील होता है उस समय आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है ना, कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर, ठीक है। क्योंकि आप अगर कमेंट करके मुझे बताओगे, लाइक करोगे, तो मुझे क्या मिलेगी, आपसे ऊर्जा मिलेगी, आपसे मैं क्या होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा। आप मेरे को चार्ज कर सकते हो। आप मेरे को क्या करोगे, चार्ज करने का सिंपल तरीका है मेरे को, ठीक है। मैं कोई महंगा आदमी नहीं हूँ, मैं सस्ता आदमी हूँ। केवल लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मैं क्या हो जाऊंगा, फुल चार्ज हो जाऊंगा। और आपके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, जी जान झोंक दूंगा, ठीक है ना। आप के परीक्षा में 90% से ऊपर के अंक लाने की गारंटी मैं ले लूँगा, ठीक है ना। आप मेरे को फुल अगर एनर्जी युक्त कर दिया तो, ठीक है ना। ये तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं आपकी 90% से अबव वाली गारंटी मैं ले लूँगा और दिन रात एक कर दूँगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती, ठीक है ना। आप सभी का दिन मंगलमय हो, उज्जवल भविष्य हो, ऐसी मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ।